हेलो स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही होगी आप सभी को मेरी। यस बस सर। हाँ यस जी। यस सर। मैं एक मिनट सेटअप बना दूं अपना। ओके, रेडी। ठीक है, तो देखिए बेटा, एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल, आप ये बताइएगा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल शुरू से सीखनी है या बीच में से कोई टॉपिक सीखना है? लेक्चर मुझे लगेगा मुझे कराना चाहिए तो मैं जरूर कराऊंगा। हालांकि नॉमेनक्लेचर और स्टीरियो केमिस्ट्री, ये दो टॉपिक हैं जो ऑफलाइन में ही ज़्यादा बेहतर आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए मैं अगर कराना भी होगा तो कराऊंगा, लेकिन जैसे मैं आऊँगा भयंदर तो आपके सेंटर पे आपको करा दूंगा। देखिए बात ये है, ये जो ऑर्गेनिक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये ऑर्गेनिक वर्ड आया है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया हुआ वर्ड ही वाइटल फोर्स थ्योरी से लिंक्ड था। आज भी हम ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं इस ऑर्गेनिक शब्द का आज के समय में लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आ रही है? हेलो। यस सर। यस यस हाँ, सर। यस सर। ये यस बेसिक सर। इंपॉर्टेंट है। हम आज भी शब्द वही यूज कर रहे हैं, लेकिन आज ऑर्गेनिक का लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेना देना नहीं है, लेकिन शब्द हम वही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि नोबडी वांट टू चेंज इट, कोई इसको बदलना नहीं चाहता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर नंबर की बात करें तो लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा हैं। 10 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बल्कि इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे चारों ओर मौजूद हैं। यू डोंट बिलीव, एक चीज चलती है, आपने सुना होगा कैनाबिस। कैनाबिस सुना है? नहीं सर। नो सर। नो सर। यस नहीं सर। सर। कैनाबिडायोल, ठीक है ना। एक्चुअली ये दोनों सब्सटेंस होते हैं मैरिजुएना के अंदर, मैरिजुएना। ठीक है ना, आपको याद रखना है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो मैरिजुएना के अंदर होते हैं। ये दोनों कंपाउंड, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और इनके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। और इवन अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ गया है ब्रेन में, तो ये ब्रेन स्ट्रोक को भी इंप्रूव करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन आज इनके सिंथेटिक एनालॉग भी बनाए जा रहे हैं, मतलब ठीक ऐसे ही मिलते जुलते स्ट्रक्चर वाले दूसरे कंपाउंड। मतलब कहने के पीछे का मेरा भाव ये है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। क्या होती है बेटा? बायोलॉजिकल एक्टिविटी। एक्टिविटीज। इसी कारण से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कोई साइको एक्टिव है, कोई किस तरीके का है। और यकीन मानिएगा, एक टैबलेट आप लेते हैं डिस्प्रिन, सुना होगा आप लोगों ने। यस सर। हाँ यस सर। सर। डिस्प्रिन के अंदर जो सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये कंपाउंड बना कैसे? और इसको एनाल्जेसिक, दर्द दूर करने की दवा, दर्द दूर करने वाली मेडिसिन को क्या बोलते हैं बेटा? एनाल्जेसिक। ठीक है ना। लेकिन ये बना कैसे? ये बना एक पेड़ से जिसको बोलते हैं विलो प्लांट। ठीक है ना, ठीक है ना, विलो प्लांट से बनाया गया, क्योंकि प्लांट के अंदर होता है सेलिसिन। उसी के, अच्छा, इस सेलिसिन प्राचीन काल में इंडियन और यूनानी लोग क्या करते थे, दर्द दूर करने के लिए जो है विलो प्लांट के पत्तों को चूरा करके लोगों को पेस्ट खिलाया करते थे, उससे दर्द दूर होता था। लेटर ऑन वैज्ञानिकों को 19वीं सेंचुरी में पता चला ये कंपाउंड है सेलिसिन, जिसके कारण होता है ऐसा। सेलिसिन के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता एक कंपाउंड बनाया गया, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो डिस्प्रिन नाम से हम लोग खरीदते हैं। ठीक है ना, और इसके अंदर भी पेन रिलीविंग प्रॉपर्टी होती है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत ध्यान से समझिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सर। इज रिलेटेड टू इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जी बेटा। सर ये पेन रिलीफ के लिए मॉर्फिन या फिर डायसेटाइल मॉर्फिन भी यूज किया जाता है ना? हाँ, वो पेन रिलीवर, वो फिर एक अलग कहानी है। पेन रिलीवर मेडिसिन एनाल्जेसिक जो है, आपके 12th में चैप्टर, लास्ट चैप्टर है, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा भी। एनाल्जेसिक जो होते हैं वो दो तरीके के बटे हुए हैं। एक को बोला जाता है NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, और SAID, स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में आगे चल के, नॉन स्टेरॉयडल क्या प्रॉब्लम है और स्टेरॉयडल हम क्यों ले रहे हैं। ठीक है ना। नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेशन को भी यस कंट्रोल सर। करते हैं, जबकि स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल तो करते हैं। ठीक है ना, लेकिन दर्द किस हद तक दूर करते हैं ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। और इसके अलावा ओपियोइड टाइप,
ओपियोइड एनाल्जेसिक। ओपियोइड एनाल्जेसिक ज़्यादातर जनरल सर्जन जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। खैर इस बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है वो ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। क्लियर है? हेलो। यस हाँ सर। सर। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए दो चीजें यूज की जाती हैं। एक तो किया जाता है, एक तो हम यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा शब्द यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, याद रखिएगा। अभी इसके बारे में हम ज़्यादा आगे चल के बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे। करीब मैं कहता हूँ 1 सवा महीने तक डिस्कशन चलता है इस टॉपिक का। ठीक है ना, स्ट्रक्चर जिसमें कि आप कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी करते हैं, 1 सवा महीने लगातार आपको पढ़ना होता है। और इसको सीखने के बाद आप, इस साल जेई के अंदर एक क्वेश्चन भी आया हुआ था। इस बार अगर आपने जेई एडवांस का पेपर देखा हो तो आपको उसमें क्वेश्चन भी मिलेगा इसका। किसका? कॉन्फ़िगरेशन का। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है। तो हमें बेसिक बात ये पता चली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के कारण उनके अंदर होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एंड दिस इज द रीजन दैट व्हाई वी आर स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे तभी तो कल को रिसर्च करेंगे तो हम भी कुछ नई चीज़ बनाएंगे जो ड्रग की तरह काम करती हो या उसके अंदर कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो। ठीक है ना, तो ये कहानी है हमारे पास। अब आता है बात नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी ने नॉमेनक्लेचर पढ़ रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं नॉमेनक्लेचर नहीं कराऊंगा, लेकिन नॉमेनक्लेचर और स्टीरियो केमिस्ट्री देखिएगा, याद रखिएगा। नॉमेनक्लेचर और स्टीरियो केमिस्ट्री ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप ऑफलाइन सीखेंगे तभी बेहतर समझ में आएगा, और इनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन भी आता ही आता है जेई एडवांस में, और स्टीरियो केमिस्ट्री से तो इसी साल क्वेश्चन आया है, हर साल आता ही आता है। तो इसीलिए इनको ऑफलाइन में ही, जैसे मैं आऊँगा तो मैं आपको ऑफलाइन में ही सिखा दूंगा। करीब 1.25 महीने का डिस्कशन होता है स्टीरियो केमिस्ट्री का अपने आप में। ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर तो फिर भी छोटा है, स्टीरियो केमिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है ना, तो मैं जब आऊँगा ऑफलाइन तो आपको करा दूंगा। अभी हम शुरू करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई डोंट थिंक कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? नो सर। नो सर। चलिए, में हुआ है और कुछ में नहीं हुआ है। क्या कह रहे हो सर बेटा? हाँ जी, सर बैच 5 का आयुपेक बाकी है। सर कोई दिक्कत फंक्शनल नहीं ग्रुप है, से बाकी है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी यस जीओसी, सर। अभी आप बेटा जीओसी पढ़ लो, जैसे मैं ऑफलाइन आऊँगा तो आपको अलग से करा दूंगा, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं। ठीक है ना, अभी आप जीओसी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जीओसी आपके नॉमेनक्लेचर को इंटरफियर नहीं करेगी, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, चलिए, अगर आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये जो ग्रुप्स हैं इनके नाम क्या होंगे? एन प्रोपाइल, ठीक है ना, और सेकंड इज आइसो सेकेंडरी प्रोपाइल। नोटबुक मत देखना, बिना नोटबुक देखे, और देख लीजिए अगर नोटबुक देख सकते हैं। इसके अलावा एन ब्यूटाइल, इसके अलावा सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है ना, पांचवा आइसो आइसोब्यूटाइल। एक्टिव सेकेंडरी, ये पूरा एक्चुअल में नाम लिख लो इसका, एक्सरसाइज लिख लो पहले तो। एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, और छठा है नियो टर्शरी ब्यूटाइल। इनके स्ट्रक्चर बना दीजिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज ग्रुप्स। ये सभी रेडिकल्स हैं, एल्काइल ग्रुप्स हैं, और ये डेराइव्ड सिस्टम में उनका नाम है। ठीक है ना, किसकी बात चल रही है यहाँ पे? डेराइव्ड सिस्टम। डेराइव्ड सिस्टम जो आगे चल के मॉडिफाई हुआ और आज के समय में आईयूपीएसी सिस्टम कहलाया जाता है, लेकिन प्राचीन काल में ये डेराइव्ड सिस्टम था। और इसके अकॉर्डिंग नेमिंग कैसे होती है, तो मैंने एल्काइल ग्रुप्स लिखे हैं, आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो नोट करें जल्दी से। सर ये सब जीओसी में लिखना है? बेटा ये नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ लिया ना नॉमेनक्लेचर सबने। ये कॉमन नेमिंग है, क्या है ये? इसके Common बिना, naming है।
हाँ, इसके बिना ना तो आप नीट कवर कर सकते हैं ना ही जेई, ये आना चाहिए। आई थिंक आपको अगर मॉड्यूल मिले होंगे या बुक्स मिली होंगी यहाँ आपके यहाँ से, तो आप देखेंगे, या आप कोई मॉड्यूल किसी भी कहीं का सॉल्व करें तो इसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको उसके अंदर। हाँ जी बेटा, तो बताओ बेटा, करा आप लोगों ने? हाँ जी, सभी बच्चों ने कर लिया? सर ये एक्टिव सेक ब्यूटाइल में क्या होता है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने तो पढ़ लिया है। नहीं सर, एक्टिव वाला नहीं पढ़ा है, मतलब एक्टिव वाला पहली बार सुना है। एक्टिव नहीं सुना आप लोगों ने कभी? कॉमन नेम इतना नहीं पढ़ा सर। नहीं बेटा, ये तो आना चाहिए। देखो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, पढ़ा होगा आपने, पर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा इतना आसान मुश्किल काम नहीं है। देखिए होता क्या है, कॉमन तो इसका नेमिंग, कोई और नेम भी होता है क्या? इसको सिंपली सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोल लेते हैं कुछ लोग, लेकिन एक्चुअल में ये एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है। ठीक हाँ है ना? सर, ये सुना होगा शायद। हाँ सुना होगा ना, हाँ अब आ रहा है। वो एक्टिव सेकेंडरी भी सुना होगा, आपको ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है ना? हाँ सर। पढ़ा आपने सब कुछ है, बस आपको ध्यान नहीं आ रहा कि ये एकाएक, क्योंकि इतने लंबे समय तक बुक बंद रही तो इस वजह से। पढ़ा आपने सभी होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ कवर कर देता हूँ, क्योंकि ये आना जरूरी है। कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग क्यों आनी चाहिए मैं आपको बता दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जेई के अंदर, वो सब कॉमन नेमिंग उसके अंदर लिखी होती है, वो नहीं पढ़ पाओगे, उसको डिकोड नहीं कर पाओगे तो आंसर नहीं आएगा। भले ही आपको सिस्टमेटिक और जीओसी वगैरह कितनी भी आती हो, कॉमन नेमिंग नहीं आती तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा वो, इसीलिए ये आना जरूरी है। देखिएगा बात क्या है, ये कॉमन नेमिंग कहलाती है, कॉमन नेमिंग। ठीक है ना? किसकी कॉमन नेमिंग है? ये कॉमन नेमिंग है एल्काइल ग्रुप की। किसकी? एल्काइल ग्रुप्स की। एल्काइल ग्रुप्स की जो कॉमन नेमिंग है उसमें ऐसा कहा जाता है, देखिए कॉमन नेमिंग में क्या कहा जाएगा कि कॉमन नेमिंग इन डेराइव्ड सिस्टम, ठीक है ना? ये सिस्टम जो है इसको हम बोलते हैं डेराइव्ड सिस्टम। तो कॉमन नेमिंग जो होती है उसमें कुछ प्रीफिक्सेस लगाई जाती हैं नाम से पहले। क्या लगाई जाती हैं? कुछ प्रीफिक्सेस लगाई जाती हैं, और साथ में वर्ड रूट, और वर्ड रूट में जोड़ दिया जाता है वाईएल। ये जो प्रीफिक्सेस यूज करनी होती हैं, ठीक है ना, यही अगर आपको पता चल जाए तो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? मैं आपको इन प्रीफिक्सेस के बारे में समझा देता हूं, और उसके बाद एक एक्सरसाइज आप लोग करके बता देना। तो पहले तो इतना नोट कर लिया सभी बच्चों ने? नहीं सर, एक मिनट। करिए। एक बार आपने ये सीख लिया ना, आपको कॉमन नेमिंग मतलब रटनी नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा है क्या। दो सिस्टम है, एक तो है कॉमन नेमिंग और एक है अपना कार्बिनॉल सिस्टम। इसको डेराइव्ड सिस्टम बोलते हैं, और वो है कार्बिनॉल सिस्टम। नाम भी लिख लो, डेराइव्ड सिस्टम। ठीक है ना? एक और है कार्बिनॉल सिस्टम। हाँ जी बेटा। सर YL। वाईएल बेटा वो उसकी सफिक्स है, वर्ड रूट में सफिक्स जोड़ते हैं वाईएल। वाईएल का मतलब ये है कि उसके पास फ्री वैलेंसी है, वो एक साइड चेन है, या फिर वो उसके पास एक फ्री वैलेंसी है। वाईएल जोड़ना नेसेसरी है। PDF करोगे ना? श्योर बेटा, बिल्कुल करेंगे। अभी आप पहले ये तो समझो, यहां तक बात आपको क्लियर है मैंने क्या लिखा है? यस सर। अब देखो नामकरण कैसे करना है। नामकरण करने के लिए प्रीफिक्सेस के बारे में जान लो। प्रीफिक्सेस कौन कौन सी हैं तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। प्रीफिक्सेस है, एक तो है आपकी नॉर्मल, एक प्रीफिक्स आप लगा सकते हैं आइसो, एक आप लगा सकते हैं नियो, नियो के बाद आप लगा सकते हैं सेकेंडरी, एक और आप यूज कर सकते हैं टर्शरी, और एक और आप यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिव। ठीक है ना? अब इनका क्या मतलब है? नॉर्मल का मतलब होता है, मैं आपको सभी के बारे में बता देता हूं। नॉर्मल का मतलब होता है अनब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप। अनब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप अगर आपके पास है तो आप उसमें नॉर्मल यानी कि नॉर्मल सफिक्स प्रीफिक्स लगेगी, शॉर्टली आप लिख दिया करेंगे एन। क्लियर है? हाँ जैसे यस सर। जैसे अगर आपसे कहा जाए CH3 CH2 CH2, तो आप सिंपली इसको बोल देंगे एन प्रोपाइल। अगर आपने लिख दिया CH3 CH2 CH2 और CH2, तो आप इसको क्या बोल देंगे? एन ब्यूटाइल। क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसमें कहीं पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। नहीं है।
ठीक है ना। और याद रखना कार्बन एटम हैविंग फ्री वैलेंसी इज ऑलवेज फर्स्ट कार्बन। कार्बन एटम हैविंग फ्री वैलेंसी, जिस कार्बन पे हम फ्री वैलेंसी शो कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज द फर्स्ट कार्बन, इट इज ऑलवेज फर्स्ट कार्बन। ये हमारा हमेशा हम इसको लेबल करेंगे C1 से, ठीक है ना, ये इसका नियम है। क्लियर हो गई बात बेटा यहां तक? हाँ सर। यस सर। अब आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब है, मैं जगह नहीं बचेगी, मैं यहां पर ही लिख देता हूं आइसो। आइसो प्रीफिक्स तब यूज की जाएगी जब हमें स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन एटम having free valency if second last carbon atom contains one methyl group in the side chain, contains one methyl group, methyl group समझते ना, CH3 methyl group in the side chain। अगर फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से शुरू करें और सेकंड लास्ट कार्बन पे साइड चेन में एक मिथाइल हो तो हम उसे बोलते हैं आइसो। जैसे ये देखिएगा, ये फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है, यहां से शुरू करके लंबी चेन तक गए 1 2 3। सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है हमारा? ये। क्या इस सेकंड लास्ट कार्बन से साइड चेन में एक ये मिथाइल आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। तो ये क्या हो गया हमारा? आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ सर। सर समझा। ये चीज है। इसके बाद है हमारा कौन सा है? नेक्स्ट इज नियो। नियो प्रीफिक्स तब यूज करते हैं, नियो प्रीफिक्स का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन एटम हैविंग फ्री वैलेंसी, स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन एटम हैविंग फ्री वैलेंसी if second last carbon atom contains 2 methyl group in the side chain, if second last carbon atom contains 2 methyl group in the side chain, 2 methyl groups in the side chain, अगर फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से शुरू करें और लंबी चेन तक जाएं और सेकंड लास्ट कार्बन पे आपको 2 मिथाइल ग्रुप दिखाई दें साइड चेन में, तो आप इसको बोलते हैं नियो। फॉर एग्जांपल CH3 C CH2, और ये लीजिए ऊपर भी इधर CH3 और ये भी CH3। अब देखो फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से शुरू किया, लंबी चेन तक गया, देखिए सेकंड लास्ट कार्बन एटम कौन सा हमारा? C2, और सेकंड लास्ट कार्बन से साइड चेन में कितने मिथाइल दिखाई दे रहे हैं आपको? 2। तो ये हो जाएगा हमारा नियो। टोटल कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको? 5, तो इसको बोलते हैं नियो पेंटाइल। यस सर क्लियर। तो आइसो नियो का मतलब पता चल गया। नियो के बाद आता है हमारा सेकेंडरी और टर्शरी। सेकेंडरी टर्शरी बहुत ही आसान है। इफ कार्बन एटम हैविंग फ्री वैलेंसी is directly bonded to two other carbon atoms, मतलब फ्री वैलेंसी वाला कार्बन एटम अगर डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे में हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं ऐसे में? उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। ऐसे में हम प्रीफिक्स यूज करते हैं सेकेंडरी। मतलब फ्री वैलेंसी वाला कार्बन अगर डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से जुड़ा है तो क्या कहेंगे हम? सेकेंडरी प्रीफिक्स का प्रयोग कर देंगे। हेलो। यस सर। यस सर। और अगर कार्बन एटम हैविंग फ्री वैलेंसी इज टर्शरी, कार्बन एटम हैविंग फ्री वैलेंसी is directly bonded to 3 other carbon atoms, ठीक है ना, देन इट इज कॉल्ड, देन तब हम कौन सी प्रीफिक्स का यूज करते हैं? टर्ट, TERT। मतलब क्या होता है? टर्शरी। क्लियर है सभी को बेटा?
हेलो, एक बार एग्जांपल दे दो ना। अभी देंगे ना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी दूंगा बेटा, धीरे धीरे। यहां तक बेटा क्लियर हो गया? हाँ सर। यस सर। पहले डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। एक्टिव का मतलब ये है, एक्टिव एक अपने आप में अलग चीज है, ये थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का एंगल भी आता है इसके अंदर, बट आपको इसमें ये देखना है, इफ एनी वन ऑफ द कार्बन एटम इज सच दैट, इफ एनी वन ऑफ द, कोई भी एक कार्बन, एल्काइल ग्रुप के अंदर बहुत सारे कार्बन होंगे, उनमें से कोई भी एक कार्बन एटम, इफ एनी वन ऑफ द कार्बन एटम is having four different groups attached to it, देन इट इज कॉल्ड एक्टिव, तब हम उसको एक्टिव बोलेंगे। मतलब एल्काइल ग्रुप में कोई एक कार्बन एटम ऐसा मिल जाए जिसमें चारों तरफ डिफरेंट चीजें लगी हों, चारों डिफरेंट चीजों से जुड़ा है, तब ऐसे में थोड़ा आइसोमेरिज्म का एंगल आएगा स्टीरियो का, और ऐसे में हम बोल देते हैं उसके नाम के आगे एक्टिव लगा देते हैं। हेलो, यस सर। यस सर। अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। तो आप लोगों ने सारी चीजें तो देख ली, अब मैं आपको इनके प्रयोग करके कुछ दिखाता हूं, फिर मैं एक एक्सरसाइज आपको दूंगा, आप सभी उस एक्सरसाइज को करके मुझे भेजिएगा, और आपको देखना पड़ेगा कि कॉमन नेमिंग रटनी नहीं होती है बेटा, वो तो बस 2 मिनट में कवर हो जाती है। देखिए कैसे आज की क्लास में हम बहुत सी चीजें यही देखेंगे। नोट करना है। बताइए बेटा क्या नोट करना है आपको, बताओ, मैं वहीं ले जाता हूँ। सर ये पूरा चार्ट ऊपर से ये लो बेटा, उतार लो, ऐसी क्या बात है। सर आप पीडीएफ भेजोगे ना इसका? पीडीएफ भेजूंगा, लेकिन नहीं भी भेजा, आप नोट करो क्लास में। देखो अगर आप नोट्स बनाओगे क्लास में पढ़ाते समय तो आपको भी भाई फायदा मिलेगा, ठीक है ना। मैं रुक जाऊंगा, लेकिन आप नोट्स जरूर बनाओ अपने क्लास में ही देख देख के। सर पूरा दिखाओ। सर ये बताइए आपको, ये इतना तो हो सकता है ऐसे, मैंने जूम आउट ऑलरेडी कर रखा है ना, मैं जूम आउट करके ही लिख रहा हूं, नहीं तो इतना नहीं लिख पाता मैं। थोड़ा बहुत छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेन पॉइंट आप जरूर लिख लेना, फिर नोट्स में आपको भेजूंगा ही, उससे आप कर लीजिएगा। हेलो, यस सर। यस हो गया बच्चों यहां तक? सर स्क्रीन थोड़ा राइट लीजिए ना। करें एक्सरसाइज? हाँ सर। चलो फिर एक्सरसाइज करते हैं। हाँ टाइम वेस्ट होगा, वैसे आपने लिख तो लिया होगा मेन बातें तो, जो डेफिनेशन के पॉइंट थे। चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि भैया CH3, तो इसको नाम हो जाता है मिथाइल। अगर मैं आपसे बोलूं CH3 CH2, तो आप बोल देते हो भैया ये तो इथाइल। इनमें नॉर्मल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3 कार्बन एटम से ब्रांचिंग शुरू हो जाती है, फिर हमको प्रीफिक्सेस का यूज करना पड़ता है। तो प्रीफिक्सेस क्यों सजेस्ट की गई डेराइव्ड सिस्टम में? क्योंकि जैसे ही 3 मतलब 2 से ज़्यादा कार्बन एटम होंगे, उसके बाद पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो जाएंगी। जैसे 1, ये है 2, अब ये लीजिए 3, 2 तरीके का होगा, 1 2 3, एक तो ये वाला और एक ये इस तरीके का। बोलिए है या नहीं है? तो अब यहां पर प्रीफिक्सेस का यूज शुरू हो जाएगा। तो कॉमन डेराइव्ड सिस्टम में प्रीफिक्स यूज करने का जो नियम है वो 3 कार्बन या उससे ज्यादा कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप्स के लिए ही है। 3 से कम कार्बन है तो कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करनी होती है। चलिए तो बताइए 3 में ए का नाम क्या होगा? बोलिए नॉर्मल प्रोफाइल हो गया ये तो, बोलिए हाँ या ना। यस यस सर। चलिए फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से शुरू करेंगे और लंबी चेन तक जाएंगे। ये लीजिएगा, क्या इसमें सेकंड लास्ट कार्बन से साइड चेन में एक मिथाइल है? हाँ आइसोप्रोपाइल। सर। हाँ सर। अभी रुक जाओ, आइसोप्रोपाइल एकदम से नहीं। अब जरा आप ये देखिएगा कि जो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है वो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। यस सर। तो ये क्या है हमारा? हाँ, सर। सेकेंडरी भी है, तो इसका नाम होगा, अब मोर देन 1 प्रीफिक्स अगर यूज हो रही हैं तो उनको अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? आइसो, आई से शुरू हो रहा है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? सेकेंडरी। सेकेंडरी। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? प्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो गया? आइसो सेकेंडरी प्रोपाइल। सिंपली आजकल लोग इसे बोलने लग गए हैं, जल्दबाजी में बोलते हैं तो बोल देते हैं आइसो प्रोपाइल। क्या बोल देते हैं इसको? आजकल लोग जल्दबाजी में से क्या बोल देते हैं? आइसो प्रोपाइल, पर एक्चुअल में इसका नाम क्या होता है?
आइसो आइसो सेकेंडरी 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 प्रोपाइल, ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, जैसे ही हम 3 के बाद 4 कार्बन पे आते हैं, चौथा पॉइंट है CH3 CH2 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 CH2। एक तो ये A, एक ये B, फिर एक लीजिएगा ये C, और फिर लीजिएगा D। चलिए, नाम लिख सकते हैं इनके। फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा? एन ब्यूटाइल एन ब्यूटाइल, वेरी नाइस। सेकंड वाले का क्या नाम होगा? B। आइसो ब्यूटाइल सेकेंडरी आइसो सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसो सेकेंडरी कहाँ से हो गया बेटा? ये सेकेंडरी के लिए तो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन देखना है ना। फ्री वैलेंसी वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक से। तो सेकेंडरी कहाँ है? हेलो बेटा, आपने आवाज नहीं दी आइसो ब्यूटाइल बेटा। सेकेंडरी है ये नहीं है? बताओ। नहीं है सर। हाँ, सेकेंडरी नहीं है। इधर देखिएगा, थर्ड वाले C को बताइएगा। अब आप इसमें देखिएगा कि ये वाला जो कार्बन एटम है, इसमें इस तरफ तो लगा हुआ है इथाइल, इधर लगा है मिथाइल, एक है हाइड्रोजन, चौथा है फ्री वैलेंसी। तो क्या ये एक्टिव है? बताइए। यस सर। और साथ में फ्री वैलेंसी वाला जो कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? 2 से। तो ये दो। सेकेंडरी भी है। तो अब इसका नाम क्या हो गया? एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटाइल। कुछ लोग इसको शॉर्टली क्या बोलने लग गए हैं आजकल? सेकेंडरी ब्यूटाइल, पर पता होना चाहिए इसका ओरिजिनल नाम क्या है? एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटाइल। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, अगर आपने बिल्कुल समझ लिया है ना, तो चौथे वाले का नाम लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आप सभी को आ गया। फोर्थ वाले में बिना गड़बड़ी किए सही नाम लिख के बता दीजिए। सर नियोबेंड है। ध्यान से देखो। जो नियम मैंने बताए हैं उनके आधार पर जरा करो। सर नियो ब्यूटाइल नियोब्यूटेन। ब्यूटेन कहाँ से हो गया बेटा? YL लगेगी। ब्यूटाइल। नियोब्यूटाइल। बस नियो, केवल नियो ब्यूटाइल होगा। न्यू सर नियो टर्सरी टर्सरी ब्यूटाइल ब्यूटाइल हाँ, वेरी नाइस। क्या नाम हो जाएगा? बिल्कुल, 1 2। देखिए, सेकंड लास्ट कार्बन से साइड चेन में कितने मिथाइल हैं? 2। तो इसीलिए अब ये क्या हो गया? और फ्री वैलेंसी वाला कार्बन एटम डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा नियो टर्शरी ब्यूटाइल। और इसको सिंपली कह लिया जाता है, आज के समय में लोग क्या बोलने लग गए हैं? केवल टर्शरी ब्यूटाइल भी कह देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने नियो टर्शरी ब्यूटाइल निकाला है वो एकदम सीख गए नॉमेनक्लेचर। कॉमन सिस्टम आपको आ चुका है बेटा, कॉमन सिस्टम आ चुका है। क्लियर है बेटा सभी को? हेलो। यस यस सर यस सर। चलिए, फिर अब एक अंतिम एक्सरसाइज, मैं आपको 8 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी के 8 क्वेश्चन करेंगे और मजा आ जाएगा, आप लोग बिल्कुल सीख जाएंगे। अगर आपने सीख लिया है तो पता चल ही जाएगा, लेकिन इस बार मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला, मैं एलेबोरेट नहीं करूंगा कुछ भी। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं आपको दे रहा हूं एक्सरसाइज करने के लिए। मुझे जितना ज्ञान आपने अर्जित किया है, वट एवर यू एक्यूमुलेटेड, ठीक है ना, अप टू नाउ, आप उसका इस्तेमाल करिए। कोई गड़बड़ होगी तो देख लेंगे बाद में। सर जी बच्चे। सर एक बार वो सेकेंडरी और टर्शरी का क्या कंसेप्ट यूज करते हैं वो एक बार रिपीट कर देना ना, उसमें बेटा, कंफ्यूजन हो। सेकेंडरी टर्शरी में ये देखना होता है कि जो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन एटम है, कार्बन एटम हैविंग फ्री वैलेंसी इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू टू अदर कार्बन एटम्स, तो सेकेंडरी। और अगर कार्बन एटम हैविंग फ्री वैलेंसी, कार्बन एटम हैविंग फ्री वैलेंसी इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, तो उसको बोल देते हैं बेटा टर्शरी। कार्बन एटम जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है, अगर वो 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा है तो सेकेंडरी, और अगर वो 3 से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली तो हम टर्शरी। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। चलो फिर एक्सरसाइज पे आ जाओ। 1 2, अब तीसरा भी लिखने दो मुझे, जल्दी से नाम लिखते जाओ आप तो बस।
ये लीजिए बेटा, नोट कर लिया आप सभी ने? हेलो नो बच्चों, सर, आवाज आ रही है? कौन सा वाला करना? सर अभी कर रहे हैं। ए बी सी को नोट कर लिया आपने? Yes. Yes, sir. चलिए डी और ई को भी नोट कर लीजिए। ये डंडी जो है ना, ये डंडी बता रही है किसको? फ्री वैलेंसी को। ये तो जब समझ रहे हैं ना आप सभी? सर एक बार एबीसी दिखाना ना बाकी। ये देख लो बेटा, एबीसी देख लो, एबीसी। यस सर। पर इसमें मुझसे कुछ हेल्प की उम्मीद मत करना, सब अपनी दम पे करें। मैंने जो ज्ञान दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए करें। और अगर आपको ये आ गया तो समझ लो कॉमन सिस्टम आप सीख गए। कॉमन सिस्टम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, कॉमन नेमिंग एकदम पकड़ जाओगे आप। नोट कर लिया सभी ने एबीसी? Yes. हेलो, चलिए अब आ जाओ डी और ई को नोट कर लीजिए। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है ना, ये जो डंडी सी लगाई है ये फ्री वैलेंसी को बता रही है, इस तरह से स्टिक्स टाइप। हाँ सर समझिए। डी और ई नोट कर लिया? पहले एक्सरसाइज नोट कर लीजिएगा आप लोग। सर स्क्रीनशॉट ले ले हम लोग। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ये लीजिए। अब एफ और जी को भी नोट कर लीजिए। हो गया? हेलो, हाँ सर हो गया। चलिए अब ये एच को भी नोट कर लीजिए। सर एफ बस, दिखाइए ना। ये रहा ना बेटा एच, एफ दिखाना है। हो गया बेटा, नोट कर लिया? हेलो बेटा, नोट कर लिया? Yes, sir. H पे हाँ कौन सर। एच वाला नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, नोट कर लिया? साथ में दिखा दीजिए ना। हाँ जी बच्चे। सर सब साथ में दिखा दीजिए ना एक बार। बेटा आ ही नहीं पा रहे ना, मैं ऐसा करना चाहूँ भी तो करूँ, जो चाहूँ वो हो के नहीं रहा, मेरे चाहने से नहीं हो रहा। ये देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बट इट इज। ये लीजिए, जी तक तो आ गया बेटा, लास्ट वाला इधर रह गया है। 8 है पूरे बेटा, 8 की एक्सरसाइज है पूरी। हो गई ना? आपने नोट कर लिया बेटा? हेलो, सर 1 मिनट सर। अरे यार, हो गई? नोट कर ली? यस सर। और ये जी एच भी हो गया होगा? जल्दी करो यार, नोट करने में इतना टाइम लोगे, फिर सॉल्व करने का भी टाइम। कर लिया नोट बेटा? हाँ सर हो गया पूरा। अब जी चलो, सर। अब इसे सॉल्व करना शुरू कर दो और मैच कराते हैं आंसर, ठीक है ना? सभी पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब टाइम नोट तो कर लिया होगा सभी ने, अब बस इसको सॉल्व कर दो और बस इसके बाद कॉमन सिस्टम आपको आ गया, समझ लीजिए। हालांकि एक और है कार्बिनॉल सिस्टम, मैं उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता, देखते हैं अगर आप सीखना चाहेंगे तो वो भी सिखाई देंगे हम, क्योंकि कॉमन नेमिंग के बिना आप क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पाओगे ना। एडवांस के खास तौर से जो जेई एडवांस के क्वेश्चन है उनको डिकोड करना है तो कॉमन नेमिंग आनी चाहिए। हाँ जी बच्चे, नोट कर लिया? सॉल्व कर लिया? पहले वाले का नाम क्या होगा? एन पेंटाइल। एन पेंटाइल। एन पेंटाइल। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूं, पेंटाइल को एमाइल भी कहा जाता है। पेंटाइल इज ऑल्सो नोन एज एमाइल। पेंटाइल का दूसरा नाम क्या है? एमाइल। एमाइल, ठीक है ना? दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन ज्यादातर पेंटाइल शब्द का यूज करते हुए मिलेंगे लोग। चलिए, सेकंड वाले का नाम क्या होगा? एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। वेरी नाइस, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। क्या नाम है बेटा आपका? अरकान। हाँ जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, सुपर। थर्ड वाले का बताइए बेटा। टर्शरी पेंटाइल।
टर्शरी कहाँ से हो गया बेटा? ये ऐसा मत करो, थोड़ा सोच समझ के करो ना। सर सेकेंडरी है सर। सेकेंडरी है ना, एक्टिव हाँ जी, सेकेंड। आप पहले सभी को कर लो, उसके बाद एक साथ बताना, ऐसे नहीं। आप सभी बचे हुए पहले सॉल्व कर लो, फिर एक साथ करना, और ध्यान से करो, फिर सीधे नाम बताना, कोई गड़बड़ नहीं, और बड़े इत्मीनान से करो, कोई ऐसे नहीं कि नहीं गलत हो जाएगा तो क्या है, थोड़ा ध्यान से करना, बस कोशिश करना गलती ना हो। हे भगवान। हो गया बेटा? बताइए, थर्ड वाले का क्या नाम आया? सी का सेकेंडरी पेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल। डी वाले का बताइए। आइसोपेंटाइल। हाँ जी, आइसोपेंटाइल। बस इतना ही। टर्च पेंटाइल। आइसो टर्टरी पेंटाइल। टर्सरी कहाँ से आ गया यार? कैसी बातें कर रहे हो आप? ध्यान से देखो ना, टर्शरी का मतलब क्या होता है। टर्शरी का भी यूज करते हैं जब फ्री वैलेंसी वाला कार्बन एटम हाँ सर। डायरेक्टली 3 से जुड़ा हो, तो टर्शरी तो है ही नहीं ना ये। तो ये नाम क्या हो गया? अभी बोला था किसी ने, आइसो सेकेंडरी। पेंटाइल। सेकेंडरी कहाँ से बेटा? आइसो पेंटाइल हुआ ना ये तो, सिर्फ हमें डी की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी कहाँ है? हाँ जी बेटा, सी का क्या? सेकेंडरी पेंटाइल बस। हाँ ई का बताइएगा। कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा अगर आप आइजो करेंगे। सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल। आइसो सेकेंडरी पेंटाइल। आइजो सेकेंडरी पेंटाइल। आइजो सेकेंडरी पेंटाइल। ध्यान से करिए सभी इसको। एक बच्चा है जो बिल्कुल सही करके बताएगा मेरे लिए, मुझे मालूम है। एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल आएगा। थोड़ा ध्यान से करो और इसको। एक्टिव आइसो सेकेंडरी पेंटाइल। यस, बात समझ में आ रही है? ये देखिए, ये वाला कार्बन 1 2 3 और ये हाइड्रोजन 4 डिफरेंट ग्रुप से लगा है, तो एक्टिव तो है ही है। आइसो और सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी कार्बन एटम फ्री वैलेंसी वाला डायरेक्टली 2 से जुड़ा है, तो सेकेंडरी भी है ये। और सेकेंड लास्ट कार्बन एटम 1 2 3 लंबी चेन में, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम से साइड चेन में एक मिथाइल भी है। बोलिए, जिस बच्चे ने ये ई आंसर सही किया है ना, उसके सभी आंसर सही हैं, उसको नोमेनक्लेचर आ चुका है। बस पेशेंस का इस्तेमाल करना और कभी कोई लोचा नहीं हो जाए, इसका ध्यान रखना, ठीक है? नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बढ़िया अच्छी तरह से आ चुका है आपको। चलिए, नोट कर लिया सभी ने यहां तक? हेलो एवरीवन। हाँ सर। चलिए फिर, एफ जी और एच ये 3 है। अब मत पूछना मुझसे कुछ भी। बेटा ये कॉमन नेमिंग है, आईयूपैक नेमिंग नहीं है, ऐसा गड़बड़ मत करना। लेकिन कॉमन नेमिंग से रिलेट करने वाली चीजें आती हैं, मैं दिखाऊंगा आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आगे चल के। सर टर्शियरी पेंटाइल। टर्शरी पेंटाइल सभी बच्चों का यही आया है? यस सर। फिर आंसर भी दो ना। अब इसका बताइएगा, जी का। एक्टिव टर्शियरी पेंटाइल। टर्शरी कैसे हो गया बेटा? ध्यान से देखो ना, टर्शरी की डेफिनेशन क्या है, उसको अप्लाई करो, इंप्लीमेंट करो। सर आइसो आइसो पेंटाइल है ना सर। आइसो कहां से हो गया? आइसो के लिए क्या करते हैं हम? एक्टिव पेंटाइल। 1 2 3 4 सेकेंड लास्ट कार्बन से कुछ भी लगा हुआ है क्या? कुछ नहीं है, तो ना तो ये आइसो है ना ही ये नियो है। प्राइमरी लेकिन पेंटाइल। अगर आप, हाँ जी, पेंटाइल।
एक्टिव पेंटाइल। बात समझ में आ रही है? इस कार्बन एटम को देखो, यहां पर CH2, यहां पर CH3, एक हाइड्रोजन और दूसरी तरफ इथाइल, एक्टिव है, तो नाम क्या हो गया इसका? एक्टिव पेंटाइल। अब टर्शरी क्यों नहीं आएगा? टर्शरी तो तब आएगा ना जब फ्री वैलेंसी वाला कार्बन एटम, ये जो अच्छा, याद ये आया। कार्बन एटम फ्री वैलेंसी वाला है, समझ गया अगर सर। ये 3 अदर कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा होता तब आता, वो नहीं जुड़ा हुआ तो नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? हेलो? हाँ सर, समझ गया। अब इस H का क्या होगा? न्यू पेंटाइल। नियोपेंटाइल। समझ गए ना आप सभी? सर एक्टिव का कंसेप्ट बेटा एक्टिव का कॉन्सेप्ट ये है कि एक कार्बन जिससे चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों, तो फिर एल्काइल ग्रुप के नाम के अंदर एक्टिव नाम भी जुड़ जाएगा, उसके नाम से पहले एक्टिव प्रीफिक्स भी लग जाएगी। सर सर तो जी वाले एग्जांपल में तो 3 कार्बन जोड़े हुए थे। फ्री वैलेंसी भी तो है ना, उसको भी एक ग्रुप माना जाएगा। सर आइसो का बताना है। आइसो का मतलब ये है बेटा, सेकंड लास्ट कार्बन से, फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से शुरू करना है और लंबी चेन तक जाना है। सेकंड लास्ट कार्बन से अगर साइड चेन में एक मिथाइल है तो आइसो, और अगर 2 मिथाइल हैं तो नियो। हो गया? यस सर। अगर ये नॉमेनक्लेचर इतना सिस्टमेटिक और इतना अच्छा था, हाँ जी बच्चे। सर एक नियो टर्शरी पेंटाइल का एक एग्जांपल दो ना। नियो टर्शरी पेंटाइल होता ही नहीं, कहाँ है? नियो टर्शरी पेंटाइल होता ही कहाँ है? बनाओ, कैसे बनाओगे? नहीं सर, वो इसलिए पूछ रहा था। नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना वो। अभी हमने कहीं पढ़ा अभी तक? नहीं सर। क्या हमने नहीं पढ़ा ना, तो है ही नहीं वो। जो हमने नहीं पढ़ा वो, मतलब वट एवर इज नॉट कंटेंट इन दिस इज नॉट फाइंड एनीवेयर। मतलब क्लास नोट्स के अंदर आपको सब कुछ दे दूंगा मैं बना के, ठीक है ना, तो वो है ही नहीं। अच्छा, अगर ये नॉमेनक्लेचर इतना सिस्टमेटिक था, इतना अच्छा है जैसे कि आप कर पा रहे हैं, तो फिर इसको बंद क्यों करना पड़ा? बंद करना पड़ा 2-3 वैज्ञानिकों के गलत कारनामों से, ठीक है ना, यानी कि एक्सेप्शन पैदा कर दिए वैज्ञानिकों ने, और जब तक लोगों को पता चला तब तक बात हाथ से निकल गई थी। तो इसके एक्सेप्शन क्या है वो याद रखिएगा। डेराइव्ड सिस्टम में एल्काइल ग्रुप की जो नेमिंग करी है हमने प्रीफिक्स लगा करके, उसके एक्सेप्शंस 2 बड़े पॉपुलर हैं, याद रखिएगा। एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन है आइसो ऑक्टाइल। आइसो ऑक्टाइल जो होता है बेसिकली वो इस तरीके का होता है। आप मुझे बताना, क्या ये आइसो होगा किसी एंगल से? बाई डेफिनेशन तो नहीं होगा। नहीं सर, नहीं होगा। नो सर। एक मिनट दो जरा। चार, 5, 6, 7, 8, बताइए क्या ये किसी एंगल से आइसो है? हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ये आइसो है क्या बेटा? क्या हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ये आइसो है? आइसो का मतलब क्या होता है? फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से शुरू करके लंबी चेन तक जाना है, और सेकंड लास्ट कार्बन से साइड चेन में 2 मिथाइल एक मिथाइल होना चाहिए, लेकिन यहां तो 2 मिथाइल हैं। अब वैज्ञानिक ने कह दिया, लेकिन लोगों का ध्यान तब गया जब ये सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका था तब तक, ठीक है ना, तो इसीलिए इस सिस्टम को नए सिरे से अडॉप्ट किया नहीं जा सका। लेकिन ये बहुत अच्छा सिस्टम था अपने आप में, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने गड़बड़ कर दी। अब वैज्ञानिक ने बोल दिया कि आइसो ऑक्टाइल है, अब लोग कितना भी कर लें, अब वो नहीं बदला गया तो नहीं बदला गया। तो पहला एक्सेप्शन तो इसका ये है, आइसो ऑक्टाइल। तो आइसो ऑक्टाइल इसे कहा जाता है, जबकि आइसो ऑक्टाइल है ही नहीं। हेलो? सर तो ये क्या होगा फिर? नाम इसका आइसो ऑक्टाइल बोला गया ना भाई, इसका नाम आइसो ऑक्टाइल रख दिया, इसे आइसो ऑक्टाइल ही कहा जाता है अब। लेकिन ये आइसो ऑक्टाइल नहीं है। आपको दिख रहा है क्या ये आइसो है? नो सर। तो ये एक्सेप्शन है। एक और इसका एक्सेप्शन है, वो है आइसोहेप्टाइल। आइसोहेप्टाइल भी इसका एक्सेप्शन है, वो भी वैज्ञानिक की देन है। जल्दबाजी में सब गड़बड़ कर दी उन्होंने। बताइए क्या ये आइसोहेप्टाइल है? 5 बॉन्ड बना दिए आपने। कहाँ पे बना दिए बेटा 5 बॉन्ड?
हाँ जी, क्या ये आइसोहेप्टाइल है? ये तो ट्रिप्टेन है। सर ये ट्रिप्टेन का कहाँ है ट्रिप्टेन यार? आइसोहेप्टाइल बनाया है ना, ट्रिप्टेन क्या क्या कह रहे हो बेटा? ट्रिप्टेन इसका कॉमन नेम ट्रिप्टेन है ना। आइसोहेप्टाइल क्या कह रहे हो? ट्रिप्टेन बेटा फ्री वैलेंसी है ना। अच्छा हाँ सर समझा। क्या ये आइसोहेप्टाइल होना चाहिए नियमानुसार? नहीं होना नो चाहिए, सर। लेकिन वैज्ञानिकों ने कह दिया कि भाई ये आइसोहेप्टाइल है और वो आइसोऑक्टाइल है। अब ड्रेस्टिक चेंज आ गया, इसलिए इस सिस्टम को फिर बंद करना पड़ा फिर ये और रूल के नया हिसाब से सिस्टम। नियो होएगा जो आपने रूल करवाए। हाँ, रूल के अकॉर्डिंग तो नियो है, लेकिन इसको क्या है आइसो दिया, और जब तक लोगों को पता चला तब तक बात हाथ से निकल गई थी, इसीलिए इस सिस्टम को बंद करना पड़ा और आईयूपैक सिस्टम स्टार्ट करना पड़ा। आईयूपैक से पहले यही चला करता था, लेकिन वैज्ञानिकों की गलतियों के कारण ये सिस्टम बंद हुआ और आईयूपीएसी सिस्टम चालू हुआ। बात समझ में आ रही है? यस सर। एक और आ जाओ। क्या लिखा है मैंने? हेलो बच्चों। कार्बिनॉल सिस्टम। कार्निवल सिस्टम। कार्बिनॉल क्या बोला है मैंने? कार्बिनॉल। कार्निवॉल नहीं है, कार्बिनॉल है। कार्बिनॉल। कार्बिनॉल का मतलब होता है बेटा ये CH3OH को बोलते हैं मिथनॉल। क्या बोलते हैं इसको? मिथनॉल, या इसको कहा जाता है कार्बिनॉल। समझ में आ रही बात? मिथाइल एल्कोहल, मीथेनॉल, ये तो IUPAC है। ये कार्बिनॉल सिस्टम में इसका नाम है कार्बिनॉल, और इसका एक कॉमन नेमिंग भी है, उसको बोलते हैं वुड स्प्रिट। बात समझ में आ रही है? मिथेनॉल का, नाम है। मिथेनॉल या वुड स्प्रिट का कार्बिनॉल सिस्टम के अंदर नाम है। ये भी कॉमन नेमिंग ही है, ये भी कॉमन नेमिंग है, IUPAC सिस्टम नहीं है। और इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको इसके क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, पर याद होना चाहिए, पहले तो ये पता होना चाहिए मिथेनॉल को ही कहते हैं कार्बिनॉल। क्लियर है? हाँ सर। अब अगर मैं मिथाइल एल्कोहल में से, ये देखिएगा, अगर मिथाइल एल्कोहल में से मैं एक हाइड्रोजन हटाऊं, कहाँ से? कार्बन वाली, इस एल्काइल ग्रुप वाली साइड से, और उसकी जगह एक CH3 जोड़ दूं, तो ये क्या बन जाएगा? CH3, और फिर बन गया CH2OH। तो ये तो पार्ट क्या है? कार्बिनॉल पार्ट है। क्या पार्ट कहलाया ये? कार्बिनॉल। और कार्बिनॉल में क्या जुड़ गया? मिथाइल। तो अब इसका नाम, वैसे तो ये इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल है, लेकिन इसका नाम कार्बिनॉल सिस्टम में होगा मिथाइल कार्बिनॉल। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में क्या है ये? इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल? बेटा मिथाइल एल्कोहल में से, मतलब कार्बिनॉल में से एक H हटा के CH3 लगा दिया तो बन जाएगा वो मिथाइल कार्बिनॉल। अगर मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन को हटा दूं और 2 CH3 लगा दूं, तो देखिएगा ये CHOH बना रह गया, और यहां पर भी एक CH3, यहां पर भी एक CH3। अब बताइए, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल कार्बिनॉल। कार्बिनॉल। समझ में आ गया नोमेनक्लेचर या नहीं अब? यस सर। हाँ, अगर मैं यहां से तीनों हाइड्रोजन्स को हटा दूं और तीनों की जगह क्या लगा दूं? CH3। ट्राइमेथिल कार्बन। समझ में आ गई बात? आप तो यार बड़ी अच्छी तरह से लर्न कर गए। क्या नाम हो गया इसका? ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। अच्छा, अगर ये बात सच है तो मैं आपसे कहता हूं कि भैया ट्राई इथाइल कार्बिनॉल का फॉर्मूला लिख दो। ए, दूसरा हो गया इथाइल डाई मिथाइल कार्बिनॉल का फॉर्मूला लिख दो, और तीसरा है
इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कार्बिनॉल, इनका फॉर्मूला लिख दो। तो ट्राइथाइल कार्बिनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? ये तो OH और इससे 3 इथाइल लगे होंगे। बताइए, सही बात है? अरे बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। अगर आपसे कहा जाए कि भाई डाई मिथाइल इथाइल कार्बिनॉल लिखो तो ये ऐसा हो जाएगा। यस सर। हाँ अगर आपसे कहा जाए इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल कार्बिनॉल तो आप क्या लिखेंगे? ये तो OH एन प्रोपाइल, तो 1 2 3 हो गया, ठीक है ना, 1 2 3। और इसके बाद क्या है? मिथाइल, और एक क्या है? इथाइल। तो ये लीजिए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सर वहाँ डबल बॉन्ड हाँ क्यों? सर। हाँ सर, डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड नहीं है बेटा, डबल बॉन्ड नहीं है। वो है मेरे सर। से पेन चल गया था, चिकना होता है पेन, थोड़ा गड़बड़ कर देता, स्लिपरी है थोड़ा। कार्बिनॉल सिस्टम समझ में आ गया सभी को? हाँ सर, समझ गया। हाँ, ये चीज। इसके अलावा आपको 2 चीजें और याद रखनी, 3 चीजें, छोटी छोटी बातें। अगर आप कंपाउंड बनते हैं क्या जिसकी हाँ, कार्बोनल मेथड से हम नेमिंग कर सकें? नहीं, नॉमेनक्लेचर तो नहीं आता है, लेकिन इनके क्वेश्चंस के अंदर नाम लिखे होते हैं। जैसे डाई मिथाइल कार्बिनॉल अंडरगो रिएक्शन विद दिस देन फॉर्म दिस देन द। अब डाई मिथाइल कार्बिनॉल पता होगा, कार्बिनॉल सिस्टम आता होगा, तभी तो सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। सर ऊपर का लिखना एक बार दिखाओ। ये लीजिए, आप समझ नहीं रहे मैंने क्या बताया? समझ में आ रही है बेटा मैंने क्या बताया? हाँ सर। हाँ सर। आपको क्वेश्चन में मैंने बोला कि भाई डाई मिथाइल कार्बिनॉल अंडरगो ए रिएक्शन विद ए देन बी देन सी देन डी देन ई टेल द फाइनल प्रोडक्ट। अब आपको पहले ये पता होगा डाई मिथाइल कार्बिनॉल या डाईथाइल कार्बिनॉल, ठीक है ना, तभी तो आप उसको कर पाओगे, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे उसको। तो वो ये चक्कर है। अदर आता आपको सब कुछ होगा, लेकिन वही कार्बिनॉल सिस्टम नहीं पढ़ा, इस वजह से हो गया, या कॉमन सिस्टम नहीं आया तो उस वजह से रह गया। IUPAC से आते हैं, लेकिन IUPAC भी आता है, तो याद रखिएगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर JEE एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आपको अच्छी तरह सीखना चाहिए, प्रैक्टिस भी करनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो ये लिख लिया आप सभी ने? हेलो हेलो बच्चों, नोट कर लिया? यस सर। यस सर, हो गया। विनाइल के बाद आप लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इस ग्रुप को बोला जाएगा एलाइल, ठीक है। और HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, इसको बोला जाएगा प्रोपार्गिल, प्रोपार्गिलिक, ठीक है ना, प्रोपार्गिल, राइट। हेलो, ठीक है सर। यस सर। ABC। अभी आपसे कोई कहे कि विनाइल एल्कोहल, तो यहाँ पे OH चिपका दो। अब आपसे कोई कहे विनाइल एल्डिहाइड, तो CHO लगा दो। आपसे कोई बच्चे बोले कि एलाइल एल्कोहल, तो आप यहाँ फ्री वैलेंसी पे OH चिपका दो। OH विनाइल क्लोराइड Cl लगा दो, एलाइल क्लोराइड Cl चिपका दो, ठीक है ना, ऐसे। और D में 3 चीजें हैं, इसको कॉमन नेमिंग है, ये IUPAC नेमिंग नहीं है। अगर यहाँ पर CH2 हो तो इसको बोलते हैं बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड Cl चिपका दो, बेंजाइल ब्रोमाइड Br चिपका दो, बेंजाइल अल्कोहल OH लगा दो, ऐसे। OH। और अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो और 2 फ्री वैलेंसी हैं, तो इसको बोलते हैं बेंजल। और अगर बेंजीन रिंग से 3 फ्री वैलेंसी अगर निकल आए, तो इसे बोला जाएगा बेंजो। ये सब कॉमन नेमिंग है, IUPAC नेमिंग ये नहीं होती, लेकिन ये कॉमन नेमिंग होती है। बोलिए, क्लियर है सभी को? सर C वाला आपने क्या लिखा है? ये देखो ना बेटा, प्रोपार्गिल, प्रोपार्गिल, प्रोपार्गिल। भाई अगर मैं आपसे कहूं प्रोपार्गिल एल्कोहल बनाओ तो बना दोगे, प्रोपार्गिल क्लोराइड बनाओ, प्रोपार्गिल ब्रोमाइड बनाओ तो बना सकते हो। हेलो, हाँ सर, बना सकते। सर समझो। अब देखो गेम क्या हो गई। गेम ये हो गया, जिन लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है उनके लिए तो बड़ी मजेदार बात होगी। एक बात बताओ, एक कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप कितने तरीके का होता है? एक ही तरीके का, मिथाइल मिथाइल ही है बस, और तो कोई है नहीं। हेलो, यस यस सर। सर। 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप भी एक ही तरीके का है, इथाइल। हाँ सर। इथाइल अकेला ही है। लेकिन प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन एटम वाले जो एल्काइल है वो 2 तरीके के हैं, एन प्रोपाइल और आइसो सेकेंडरी प्रोपाइल, जिसको आइसो प्रोपाइल बोल रहे हैं, राइट। यस। यस सर।
चार कार्बन एटम वाला चार तरीके का है, देखो 4 कार्बन एटम वाले एल्काइल ग्रुप 4 तरीके के हो गए, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटाइल और नियो टर्शरी ब्यूटाइल। यस और 8 कार्बन एटम वाले कितने तरीके, 5 कार्बन एटम वाले कितने तरीके के हैं? 8 तरीके का है। 5 कार्बन एटम से कितने तरीके के एल्काइल ग्रुप बनते हैं? 8 तरीके के। बोलिए हाँ या ना। यस सर। इसका मतलब ये बात अब आपको याद रखनी है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स, मैं समझता हूं सभी मैथ के बच्चे हैं, तो आप सभी ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे। 3 कार्बन से कितने एल्काइल ग्रुप बनते हैं? 2। 4 से कितने बनते हैं? 4। और 5 से कितने बनते हैं? 8। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कैसे? अभी समझाता हूं आपको। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हाउ मैनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H10O। सबसे पहले तो आप ये निकाल लो कि इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जानते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नहीं सर। कोई बात नहीं, मतलब मॉलिक्यूल में कहीं कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, बट मैं बता दूंगा कैसे निकालते हैं। अभी के लिए लिख लो DBE 0 है, मतलब मॉलिक्यूल में कहीं कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड वाले जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो केवल 2 हैं, एक तो है एल्कोहल और दूसरा है ईथर। अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। एल्कोहल का मतलब OH के साथ 4 कार्बन लगे होंगे। अरे हाँ या ना। यस सर। और ईथर का मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होंगे, एक तरफ कम से कम 1 कार्बन, बाकी तरफ कम से कम 3 कार्बन। ऐसे ही कोई सिचुएशन हो सकती है। यस सर। सर 3 कार्बन कंपलसरी थोड़ी है। और ऐसा भी नहीं है, हो सकता है 2-2 कार्बन दोनों साइड हो। यस सर। एल्कोहल में यही होना है। अब एक बात बताओ, 4 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का होता है। इससे कितने एल्कोहल जनरेट हुए? 4। एल्कोहल कितने जनरेट होंगे? 4 एल्कोहल जनरेट होंगे इससे। हाँ सर। और 3 कार्बन एटम वाला एल्काइल ग्रुप 2 तरीके का होता है, तो यहां पर 2 ईथर जनरेट होंगे। यस सर। और 2 कार्बन एटम वाला एल्काइल ग्रुप एक ही तरीके का होता है, तो यहां से एक ही ईथर जनरेट होगा। तो बताइए टोटल कंपाउंड कितने बने? 4 और 2 6 और 1 7। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो गए? 7। सर एल्डिहाइड को नहीं लेंगे? एल्डिहाइड को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि DBE 0 है। DBE 0 का मतलब ही है कि मॉलिक्यूल में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। अभी आपको DBE का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। अभी के लिए जान लीजिए, DBE एक कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए पता चल जाता है मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप है या सिंगली बॉन्डेड है। सिंगली बॉन्डेड है तो बड़ा सरल तरीके से आप ऐसे कर पाएंगे। बस आपको दिमाग में एक ही चीज याद रखनी है, 3 कार्बन एटम वाला एल्काइल ग्रुप 2 तरीके का होता है, 4 वाला 4 तरीके का, 5 वाला 8 तरीके का। अगर आपको ये बातें याद हो जाती हैं तो आपको फिर इसके बाद फर्दर कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही ज्ञान पर्याप्त है। ठीक है ना? यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक छोटी सी बात है, मैं आपको बता ही देता हूं। जब चर्चा डिस्कशन चालू हुआ है आपके और हमारे, बस फिर यही है प्रॉब्लम, ये थोड़े से महसूस हो रही है। एक्सरसाइज मैं कैसे कराऊं? सर मेरी एक बार ऊपर कोशिश, दिखाइए ना। हाँ जी, मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भेजूं, पर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं भेजूं कैसे। मैं थ्रू कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना। देखिए मैं कुछ करता हूं, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। ठीक है ना? तो ये हो गया बेटा। यस सर। अब एक टॉपिक जैसे पूछ लिया बच्चे ने, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसी को बोलते हैं हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका एक नाम और भी है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी।
इसको शॉर्टली लिखा जाता है DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला होता है 2A + 2 - B - D डिवाइडेड बाई 2, जहां A है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, B है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। मोनोवेलेंट एटम्स में ऑर्गेनिक में आएंगे हाइड्रोजन और जितनी भी हेलोजन्स है, हाइड्रोजन एंड ऑल हेलोजन्स, ठीक है ना, ये सभी आ जाएंगे। एंड D सर इज जिनकी नंबर वैलेंसी 1 ऑफ, होती है वो हो गया ना बी। हाँ, मोनोवेलेंट मतलब हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक के अंदर हाइड्रोजन और हेलोजन, ठीक है ना। X का हाँ सर। मतलब हेलोजन्स। एंड नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम, और 11th 12th की बात करूं तो ये ट्राईवेलेंट एटम आपका केवल नाइट्रोजन हुआ करेगा। हेलो सर वाले एल्यूमिनियम में भी होता है हम ना? लोग साइक्लोब्यूटेन और उसमें बीच में ओ लगा देंगे तो भी तो होता है ना एक। बताते हैं ना, पहले इतना तो लिखो यार, उससे कुछ फर्क ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, बोलिए। 6। सर दो। 2। दो। वो वैलेंसी की बात चल रही है, 6 कहाँ से हो गया बेटा, 6 कौन बोल रहा है, 6 कैसे हो गया, 2 ही होगी ना। सर और ट्राईवैलेंट एटम तो एल्यूमिनियम भी है ना? हाँ, लेकिन ये नाइट्रोजन, आपके सिलेबस के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना मैं। कंटेक्स्ट भी तो हमें ध्यान रखना है, ऐसा थोड़ी सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ। इसलिए केवल मेन चीज़ आप ये देखो, आपका सिलेबस कितना आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है ना। बस उसको ठीक से पढ़ लोगे ना तो आपको एकदम मज़े से खेलोगे उसमें। ओके सर। हाँ भाई, आप जैसे क्रिकेट मैच खेलते हो तो वो क्या होती है जिसपे खड़े होते हैं आप सभी, पिच। पिच। पिच में भी एक लोकेशन है, आप वहीं खड़े होकर खेलोगे तभी तो ज़्यादा अच्छा खेल पाओगे। अगर हाँ आपका सर। दायरा बढ़ाओगे, अपना दायरा बढ़ाओगे तो आपके बोल्ड होने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। तो कई बार कोलैप्स अच्छा भी होता है, कोलैप्स खराब भी होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कोलैप्स एक ऐसा शब्द है, कुछ लोग कहते हैं कोलैप्स हो गया, वो कोलैप्स हो गया तो अच्छी बात है या खराब है। तो कोलैप्स अच्छा भी होता है। कई बार आदमी को अपने करियर में बहुत ऊपर उठना है तो सबसे पहले कोलैप्स और बाउंड्री अपने ओर बनानी होती, खुद से ही बना लेनी चाहिए ताकि वो सफल हो सके। बाउंड्री नहीं बनाओगे, बाउंड्री का दायरा बड़ा कर दोगे तो तरक्की मिलना बड़ा थोड़ा उसमें दिक्कत होती है। तो ये चीज समझ में आ गई। डी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम्स। ट्राईवेलेंट आपके सिलेबस में क्या रहेगा, नाइट्रोजन। यस सर। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, लेकिन आप जान के ताज्जुब करेंगे कहीं कोई बाईवेलेंट एटम का नाम भी नहीं है इस फॉर्मूले में, है कहीं, बोलिए। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। अगर मैं आपसे कहता हूं C4H10O, सॉरी C4H10, और एक मैंने लिखा C4H10O, एक लिखा मैंने C4H10O2, एक लिखा मैंने C4H10O3, सबका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम ही होगा क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन पे तो डिपेंड ही नहीं करता ये। बात समझ में आ रही है सभी को। ऑक्सीजन एटम के ऊपर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिपेंड नहीं करता, ना ही DU करता है और ना ही IHD, एक ही बातें तीनों। अच्छा निकालिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा, 0 0 0 0 सभी का। सर हेलो सर, जी बेटा, डबल बॉन्ड फिर से बता दो ना, मैं ये है ना डिस्कनेक्ट फॉर्मूला हो लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही है सभी को, हेलो। हाँ सर। यस सर। वापिस एक बता दो ना शॉर्ट में। वापस फिर से शॉर्ट में यार, रिकॉर्डिंग आ रही होगी, रिकॉर्डिंग देख लेना यार। अगर फिर भी नहीं आएगा मैं आपको अलग से दे दूंगा, मेरा नंबर लिख लेना, मेरा नंबर लिख लो चाहो तो, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा जल्दी नंबर मेरा, ठीक है। ये वैसे क्लियर हो गया आपको, टाइम ज़्यादा लग जाएगा 15-20 मिनट यस सर तो। क्लियर। हाँ समझा करो मेरी। मोनोवेलेंट एटम, जी बच्चे, मोनोवेलेंट एटम्स क्या है?
मोनोवेलेंट एटम का मतलब ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी मोनो का मतलब वैलेंसी 1 हो, यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन्स। आपकी ऑर्गेनिक के अंदर जो 11 12 की ऑर्गेनिक है जेई एडवांस की, उसमें मोनोवेलेंट एटम हमेशा या तो हाइड्रोजन होंगे या फिर हेलोजन्स होंगे। क्लियर है? यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया अब करना आपको है, ठीक है ना, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं, C4H8 इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा, निकालिए। C4H8 का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2A+2, हाँ जी, कितना आ गया 1 बेटा? 2 कहां से आएगा? 2A+2 - B - D कितना आ रहा है, निकालो जरा। 1 आएगा ना, 1 ही आ रहा है। 1 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूं C4H8O2O, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अभी भी कितना रहेगा? 1 ही है। 1 Because it is not affected by oxygen. C4H8O2 1, C4H8O3 2। तो ऑक्सीजन के आने से या जाने से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पे असर नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन की नंबर अगर चेंज होगी तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात सभी को? सर वो 2 कैसा आया? नाइट्रोजन पे भी डिपेंड करेगा। हाँ जी बेटा, सर आपने 1 है, सब क्यों लिखा है? 1 है, 1 है बेटा, 1 है, 1 है। बात समझ में आ रही है सभी को यहां तक? यस सर। यस सर। दूसरा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या DU या IHD को आप ये भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। कंपाउंड में कितनी रिंग हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं, उसको अगर आप जोड़ दें तो ये भी क्या कहलाता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहलाता है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा बेंजीन, तो बेंजीन में पाई बॉन्ड कितने दिखाई देते हैं, 3, और 1 रिंग है, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4, 3 पाई 4 हो बॉन्ड और 1 जाएगा। रिंग। सर एक बार रिपीट करिए ना। बेटा, किसी भी कंपाउंड में जितने पाई बॉन्ड होते हैं प्लस कितनी रिंग होती हैं, उनको जोड़ दोगे तो वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहलाता है। सर बेंजीन कंपाउंड के का अंदर रिंग तो एक ही होता है ना? कई बार 2 भी हो जाता है, जैसे बताऊंगा अभी आपको। हाँ सर। 2 रिंग वाले भी तो हो सकते हैं, जैसे ये लो। अब बताइए, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है? रिंग कितनी है? 2 रिंग कितनी है? 2 सर 2 रिंग और डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने हैं? सर 1। 2 है। 7 आ रहा है। अरे यार, 2 रिंग हो गई ना, एक ये रिंग, एक ये रिंग और एक पाई बॉन्ड, कितना आ गया? 3। सर 3। जोड़ना है ना। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन आप इसे करके दिखा दो। क्या बोलते हैं इसको? कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं इसको? कोलेस्ट्रॉल। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, प्रो विटामिन D3। चलिए, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप मुझे निकाल के बता दो। मैंने कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव बना दिया है। 6 7। देखो, 1 2 3 4 5 7 6 है। और 1 7। बात समझ में आ रही है सभी को या नहीं? यस सर। तो कैसे निकालते हैं Yes, डबल sir. बॉन्ड इक्विवेलेंट? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का तरीका सभी को क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, अगर आपको क्लियर हो गया तो आप मुझे, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बोलते हैं क्यूबेन। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबेन। क्यूबेन। क्यूब जैसा मॉलिक्यूल है। आप मुझे बताइए इसका डीबीई कितना होगा, गड़बड़ नहीं करनी है। 6 जी बेटा, 6 शाबाश। 5 अच्छा, 5 वाले बच्चों ने कैसे निकाला आंसर और 6 वालों ने कैसे निकाला है? फॉर्मूला लगाया। उसके नंबर ऑफ फेजेस के हम लोग ने काउंट किया था। सर नंबर ऑफ फेस से थोड़ी 5.0 होगा। है और अच्छा, ये तो बाकी गलत के बात हो गई। 6 फेस है उसके पास। कितने फेस हैं बेटा? 6 फेसेस है। 6 फेज। तो 6 फेस का मतलब 6 रिंग हो गई उसमें। 6 रिंग्स है उसका।
कैसे कह रहे हो आप ये बात? सर लेकिन फॉर्मूला से तो 5 आ रहा है मेरा। हाँ तो 5 ही है ना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसका 5 है। सर एक बार वो 5 फॉर्मूला से बताओ। भाई देखो ना, हर कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है, और ऐसे कितने कॉर्नर हैं? 8। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C8H8। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2A+2 माइनस B-D डिवाइडेड बाई 2। हाँ सर समझो। 6 कैसे आ रहा है बेटा? सर हम लोग ने सीधा फेस काउंट कर दिया था इसलिए। फेस और नहीं सर- काउंट करने होते हैं, ये क्लियर हो गया ना, फेस नहीं करने काउंट। हाँ सर एक और दूसरा सर- तरीका और सर भी है। ऊपर हाँ जी बेटा। फॉर्मूला लिखे थे उस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस। हाँ सर। हाँ तो आपने फेस काउंट कर लिया, मैंने तो रिंग काउंट करने को बोला था। फेस इज नॉट रिंग, ये चीज याद रखिएगा। in a 3-dimensional polygon, face can never be considered as a ring। 3D पॉलीगन के अंदर याद रखना, 2D में तो काउंट करे जा सकते हैं, लेकिन 3D में है तो फेस का मतलब रिंग नहीं होता। सर तो इसमें रिंग्स कैसे दिखाएंगे? अरे बेटा होता ही नहीं ना, रिंग और फेस अलग अलग बातें हैं। आप ऐसे निकाल लो, फॉर्मूले से निकाल लो ऐसे में। 3D पॉलीगन अगर कहीं आ गया तो आप ऐसे निकालेंगे जैसे मैंने निकाला है, फॉर्मूला लगा के। ओके सर। सर तो वो फॉर्मूला कब लगाने का? पाई बॉन्ड वाला? वो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चंस में 2D में है सब कुछ। सर मोस्ट ऑफ साइक्लिक में ना? हाँ मतलब इस तरीके के 2D। सर एक बार फॉर्मूला दिखाना। कौन सा वाला? ये लीजिए। यस सर डन। इसकी एक डेफिनेशन और दी जाती है, वो अंतिम डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। DBE/IHD और DU, इसकी एक और डेफिनेशन दी जाती है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड दैट मस्ट बी ब्रोकन। ये यूनिवर्सल है। मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट मस्ट बी ब्रोकन टू कन्वर्ट एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मतलब जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है, टू कन्वर्ट एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है, टू कन्वर्ट एन इनटू एन ओपन चेन। सर वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बाद स्लैश स्लैश में वो दोनों मतलब लेटर का फुल फॉर्म बताओ ना। जी कौन सी बेटा? सर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट लिखा है ना आपने, उसके बाजू में जो स्लैश करके लिखा ना, उनकी पूछ रहा हूँ। ये लिखवाई तो है, IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिनेशन। बेटा मैंने तो शुरू में लिख दी थी। अच्छा हाँ सर, हाँ सर। ऐसा मत करो बेटा, ध्यान से खेल कर दोगे आप तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। देखो एक इनकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ये दी जाती है कि कम से कम कितने बॉन्ड तोड़े जाएं किसी अनसैचुरेटेड या साइक्लिक कंपाउंड को एक ओपन चेन एलिफेटिक, ओपन चेन सिंगल बॉन्ड वाले ओपन चेन कंपाउंड में बदलने के लिए कम से कम कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट है ना, मिनिमम। ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी तोड़ लो, सब तोड़ लो, ठीक है ना, लेकिन कम से कम कितने बॉन्ड तोड़े जाएं कि आपका साइक्लिक या आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड एक सैचुरेटेड और ओपन चेन कंपाउंड में बदल जाए। तो दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ना, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। जैसे अगर मैंने आपसे बोला ना इस तरीके से ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसमें एक बॉन्ड तोड़ने से ये ओपन चेन हो गया, सिंगली बॉन्डेड ओपन चेन। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितनी है? 1। बड़ी बात समझ में आ रही है? सर ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा फिर? ट्रिपल बॉन्ड का 2 हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड का 2 हो गया ना। अब लो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड। आप 2 बॉन्ड तोड़ करके इसको सिंगली बॉन्डेड बना सकते हो, बना सकते हो। MS चौहान की बुक सभी के पास है, बच्चों के पास?
हाँ सर। एक क्वेश्चन है उसमें, यस सर। आप उसको खुद से सॉल्व करके देखिएगा, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है (36) चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 36 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 36 लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 36 मिल गया? हेलो हेलो, मिल गया बच्चों? यस सर। हाँ जी, है ना? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा है उसमें, यस सर। करिए बैठ के उसमें। और भी हैं, ये तो मैंने एक बताया, वैसे वैसे बहुत सारे। सर पीडीएफ शेयर करिए ना एक बार। जी बच्चे, सर हमारे पास पीडीएफ शेयर पीडीएफ नहीं है करिए ना। MS Word का। MS चौहान का PDF नहीं है। MS चौहान तो होगी ना आपके पास, PDF नहीं है तो क्या होगा? नहीं सर। नो सर। सर प्ले स्टोर पे है। बेटा MS चौहान ना, MS चौहान ऐसी मैंडेटरी बुक है। कौन सी वाली? याद रखना, एडवांस प्रॉब्लम वाली ही लेनी है, चाहे आप मेडिकल के हो चाहे इंजीनियरिंग के हो। बुक आपको एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली ही लेनी है। एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एडवांस्ड। और आपको लेनी जेई वाली ही है, चाहे आप मेडिकल के हों चाहे आप इंजीनियरिंग के हों। ये वाली जो बुक है बालाजी पब्लिकेशन की, ठीक है ना, MS चौहान की, ये आपको लेनी जेई वाली है, JEE मेंस एंड एडवांस वाली। चाहे आप नीट के लिए पढ़ें, चाहे आप JEE के लिए पढ़ें, बुक यही वाली चलेगी। सर और दूसरी बुक है आपको जो चाहिए, लेकिन वो कब सॉल्व करनी है, उस बुक को सॉल्व करने का टाइम थोड़ा अलग रहेगा 12th के बाद, ठीक है ना। और वो होगी आपकी एडवांस प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई पियर्सन पब्लिकेशन। और ये लिखिए अक्षय चौधरी, डॉक्टर अक्षय चौधरी एंड मंदाकिनी चौधरी। आप ये समझ लीजिए, जो पियर्सन पब्लिकेशन वाली है, आपको पहुंचना यहीं तक है, क्योंकि पिछले साल लास्ट ईयर इस बुक से 4 क्वेश्चन आए थे JEE एडवांस में, एज सच, बिना किसी मॉडिफिकेशन। लेकिन आप सीधे इस बुक को सॉल्व नहीं कर सकते। पियर्सन पब्लिकेशन की बुक को आप एज सच एकदम से सीधे सॉल्व करने लगेंगे तो आपके हाथ पांव ढीले हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला, नहीं कर पाएंगे। पहले इसको करने के लिए आपको स्टेयर वाइज चलना पड़ेगा, सीढ़ी दर सीढ़ी। सबसे पहले आपको MS चौहान की जो बालाजी पब्लिकेशन वाली है वो सॉल्व करनी पड़ेगी। देन आफ्टर दैट यू डिजर्व टू सॉल्व दिस, आप अदरवाइज एकदम सीधे नहीं कर सकते। और इस बुक से 4 क्वेश्चन आए थे पिछले साल, और उससे पिछले साल आए थे 5 क्वेश्चन। 2017 में इस बुक से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप जान लीजिए पियर्सन सर, पब्लिक 11 एज सच, आंसर बिना है। किसी हेरफेर। हाँ जी बच्चे, जी बेटा कुछ पूछ रहे? 11 आंसर है। हाँ जी 11 आएगा, बात समझ में आ गई। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। ये बुक आपको क्लियर है बेटा सभी को? सर ये बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है क्या? अमेजोन से देख लेना, ठीक है ना। चलिए, तो बेटा आप सभी को क्लियर हो गई यहाँ तक मेरी बातें? हेलो, यस सर। हाँ जी बेटा, मेरे बैटरी इज डिस्चार्ज। कोई नहीं, मैं इंतजाम करके रखूंगा। यहाँ तक बेटा आपको सारी चीजें क्लियर हैं? किसी को किसी भी तरीके की दुविधा, शंका, कुशंका, डाउट? नो सर। चलिए फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अरे बेटा बस 1 मिनट, सॉरी, मैं क्षमा मांगता हूँ कि थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, देखिएगा, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, GOC पे आ जाते हैं। जो IUPAC नॉमेनक्लेचर में कुछ बचा हुआ काम है वो सब मैं आपको बाद में करा दूंगा, ठीक है ना। अगर जैसे ऑफलाइन वाला चलेगा अपना तो उस समय। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 2 पे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट।
ठीक है ना। देखिए बात ये है, जब भी मैं आपसे कहूं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन, भाई देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस हैं, कौन से सब्जेक्ट की बात चल रही है यहाँ पे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic. कौन से सब्जेक्ट की बात चल रही है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस होती है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये सभी मॉलिक्यूलर नेचर की होती हैं। आपने फिजिकल केमिस्ट्री में सुना होगा, कैसी होती हैं ये? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा फिर बनेगा, ऐसे करके होती है। बात समझ में आ रही है सभी को? हेलो। हाँ सर आ रही है। जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो सभी की सभी कैसी होती हैं बेटा? Molecular reaction. ना तो बहुत तेजी से होती हैं, ना ही बहुत धीमे से होती हैं। ना तो बहुत ज्यादा तेज गति, स्पीड ज्यादा होती है रिएक्शन की, ना ही बहुत धीमी होती है, बीच की स्पीड से, मॉडरेट स्पीड से चलने वाली रिएक्शंस हैं। मतलब मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जो मॉडरेट स्पीड से चलना पसंद करती हैं। मॉडरेट स्पीड, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, सुना है आप लोगों ने? Yes sir, yes sir. हाँ, उसमें पढ़ते हैं ना, गुलबर्ग एंड वागे, सुना होगा आप लोगों ने। लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, लिखते हैं। सर इसे हुआ नहीं हुआ। सर अभी तक आया नहीं है। नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम तो बेटा हो गया होगा। नहीं सर आयनिक इक्विलिब्रियम अब तक नहीं हुआ। नो सर, नहीं सर नहीं आयनिक की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। सर वो भी नहीं हुआ। दोनों नहीं है। नहीं हुआ सर। पर चलो कोई बात नहीं, स्कूल में तो थोड़ा बहुत देख लिया होगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कभी कुछ पढ़ा होगा, खुद से भी पढ़ा करो बेटा ये चीजें। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दी मिल जाए। हाँ जी, हेलो। एसएससी बोर्ड में एनसीईआरटी नहीं था ना 10th। हाँ सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो मैं बता देता हूं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं उनको बोला जाता है मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन होती हैं जो ना तो बहुत तेजी से चलती है, ना ही बहुत धीमे धीमे वो चलती हैं, मॉडरेट स्पीड से चलने वाली रिएक्शंस होती हैं। और इन रिएक्शंस के अंदर देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन है, तो कार्बन क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की चर्चा करते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें बात होती है कोवेलेंट बॉन्ड की। मैं लिखूं कहां पे, किसकी बात चलती है? हेलो बच्चों, किसकी बात चलती है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के या तो ब्रेक होने की या फॉर्म होने की। या तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा या बनेगा। भाई टूटेगा नहीं तो बनेगा भी नहीं, बनेगा तो टूटेगा भी। बात समझ रहे हैं? तो दो प्रोसेस हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग, और दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन। और चूंकि दोनों धीमे धीमे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बड़ा धीमे धीमे टूटता है, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनता भी धीमे धीमे है एज कंपेयर टू आयनिक और अदर की बात करें तो ये बहुत धीमे धीमे बनते हैं। तो इस वजह से रिएक्शन मॉडरेट स्पीड से चलती है, ना तो बहुत ज़्यादा तेज चलती है, ना ही बहुत धीमे से बनती है। तो दो चीज़ें को मतलब होती हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर, दो चीज़ें हैं, एक तो है बॉन्ड ब्रेकिंग और एक है बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाँ जी, फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन सॉरी बॉन्ड फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। एंडोथर्मिक बेटा एंडोथर्मिक क्यों बोलो, एक्सोथर्मिक होगा। बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना, हाँ सर। हाँ सर। और बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी गेन होती है। खाली सिंगल बॉन्ड की। एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो बॉन्ड का ब्रेक होना एंडोथर्मिक प्रोसेस है और बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और रिएक्शन के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए हो जाती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन से निकलने वाली एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में खर्च होती है। एक बार आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, उसके बाद बॉन्ड बनता जाएगा, एनर्जी निकलती जाएगी और सब्सिक्वेंटली रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाती है। तो कोई भी रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ क्यों जाती है भाई? एक बार आपको क्या देनी पड़ती है? एक्टिवेशन एनर्जी तो देनी पड़ती है। वंस एक बार आपने एक मॉलिक्यूल को आपने एक्टिवेट कर दिया, फिर उसके बाद तो फिर बाकी मॉलिक्यूल में आपको एनर्जी नहीं देनी। एक मॉलिक्यूल को आप एक्टिव कर दो, उसका बॉन्ड ब्रेक कर दो, उसके बाद जब वो अपना नया बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में निकलेगी वो फिर अगले बॉन्ड को तोड़ेगी, फिर वो अगले को, इस तरीके से चलता एक चेन की तरह प्रोसेस चलता चला जाता है। बात समझ में आ रही है? हेलो। हाँ सर।
तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर दो चीजें हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। और याद रखना, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी निकल रही है कम और बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी लग रही है ज़्यादा, तो ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन से निकलने वाली एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो अगले बॉन्ड को तोड़ सके। कम से कम बराबर तो होनी ही चाहिए। नहीं समझ रहे आप? हेलो रिपीट करना ना। भैया, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन से निकलने वाली एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में खर्च होती है। क्लियर है? हाँ सर। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी कम निकले लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग में ज्यादा एनर्जी लग रही हो तो रिएक्शन होगी क्या? नो सर। नो सर। वही मैं कह रहा हूं। तो याद रखना, रिएक्शन के होने के लिए जरूरी है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी निकले और बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी कम लगती हो, तब तो रिएक्शन हो जाएगी। अदरवाइज रिएक्शन का होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, असंभव तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ बॉन्ड नए, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच, ठीक है ना, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। क्लियर है बेटा सभी को? Organic reaction is a chemical reaction in which old covalent bonds are broken and new covalent bonds are formed. Clear है सभी को ये बात? यस सर। अब इसके अंदर आपको एक चीज और देखनी है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जितनी भी आप लिखेंगे उसके अंदर आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। एक तो चीज होगी, उसको बोलेंगे आप सबस्ट्रेट, दूसरी चीज होगी रिएजेंट, एरो के ऊपर कुछ कंडीशन या कैटलिस्ट वगैरह होगा, साथ में आपको मिलेगा प्रोडक्ट और दूसरा मिलेगा आपको बाई प्रोडक्ट। सभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। सबस्ट्रेट तीन तरीके का हो सकता है, दो तरीके का, मोटे तौर पे दो तरीके का, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। रिएजेंट भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दो तरीके का हो सकता है। तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन है। 2 इलेक्ट्रोफाइल के बीच रिएक्शन हो ही नहीं सकती, 2 न्यूक्लियोफाइल के बीच हो ही नहीं सकती, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और एक न्यूक्लियोफाइल होगा, रिएक्शन हमेशा वही होगी। एक दूसरी चीज और भी है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो होगी ऑलवेज अटैक्स एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वैसे भी रिच है मतलब अमीर है तो गरीब के ऊपर तो वो अटैक करेगा ही करेगा। ये हमारा क्या, ये पूरे प्रकृति का सिद्धांत है यार। रिच ही डेफिशिएंट पे अटैक करता है। कभी आपने देखा नहीं होगा कि डेफिशिएंट किसी रिच पे अटैक कर रहा हो, मजबूरी पड़ जाए कोई, ठीक है ना। और जब कोई डेफिशिएंट रिच पे अटैक करने लगे तो उसको बोलते हैं टेररिस्ट है। ऐसा भी है, खेल चलता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा यही है, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के ऊपर अटैक करती मानी जाएगी। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये नियम है। बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। अब एक शब्द और आएगा, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं सर। नो सर। सर हाँ जी। सर न्यूक्लियोफिलिक मतलब जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है ना? नहीं नहीं, ये बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। दो तरीके की चीजें हैं, एक तो है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब E+, अभी इसके बारे में भी एक डिटेल में दे दूंगा, और वैकेंट ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज। दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, उसका रिप्रेजेंटेशन है Nu-। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के रिप्रेजेंटेशन में ही सब कुछ है, ठीक है। होते क्या है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। अभी बताऊंगा इनके बारे में डिटेल में बेटा, अभी के लिए इतना जान लो ये होते हैं। अगर इनके बारे में मैं बताने लग गया तो मेरा डिस्कशन टूट जाएगा, ठीक है ना। पर करेंगे इसकी डिस्कशन, इसका डिस्कशन भी करेंगे। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? हाँ जी बच्चे, नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग है ना, ये ऑर्गेनिक है ना, इसमें तो मेटल का बहुत थोड़ा सा पार्ट आएगा, मेटल इतनी यूज नहीं होती है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब
इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अभी बताऊंगा इनके बारे में, डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने आप में एक अलग अलग टॉपिक है। ये वो चीज नहीं है जो आपने अभी तक पढ़ी है, नहीं, ये उससे थोड़ा हटके है। ओके सर। करेंगे इसका डिस्कशन, मैं कह रहा हूं ना करेंगे, हमने कह दिया, थोड़ा भरोसा रखो, करवाएंगे। लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनके बारे में भी करेंगे डिस्कशन। इसके अलावा और भी होते हैं। एमबी फाइल, एमबी फाइल का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रोफाइल भी है, बाई द सेम टाइम न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है ना। और थोड़ा सा और भी है, ठीक है ना। मैं अभी उनकी आइसोमेरिज्म का भी कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, बट अभी के लिए ये जान लीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल और एक है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इलेक्ट्रोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग। फिलिक शब्द का मतलब है, फिलिक शब्द का मतलब है लविंग, प्यार मोहब्बत से काम के लिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के साथ प्यार मोहब्बत होगी तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक। और अगर न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज के प्रति उसके अंदर एफिनिटी होगी, ठीक है ना, फिलिक कैरेक्टर होगा, मतलब लविंग नेचर होगा, तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा या न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। हेलो, अभी लेकिन इसमें इतने से काम नहीं चलता। पता चला ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन आप कहीं देने लग गए तो बोल देंगे कौन पढ़ा रहा तुम्हें ऑर्गेनिक। इसलिए कभी कोई पूछे तो ये नहीं बोलने लगना, आप ये कहना आपको नहीं पता। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। अभी इनकी ये डेफिनेशन किसी भी जगह लिख करके चले आए तो वो यही सवाल पूछ लेंगे कि आपको ये किसने बोल दिया। तो याद रखना, केवल इतनी नहीं है, इनके अंदर और भी पेज शामिल हैं। सभी बिंदुओं को, सभी बातों पे गौर करेंगे, तब जाकर के हमको एक पूरी पृष्ठभूमि बनेगी कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। केवल ये कह देना कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो ये गलत हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बोल दिया तो भी पूरी तरह से बात गलत हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर तो बेस भी होते हैं, आपने सुना होगा बेस। यस सर। सर हाँ। बट ये कंपाउंड्स है क्या, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? नहीं नहीं नहीं, वही तो बताएंगे ना, डिटेल में करें। अभी नहीं कर सकते ना डिस्कशन, अभी आपको डिस्कशन करूंगा समझ नहीं आएगा और फिर हमारी लय टूट जाएगी। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्या टाइटल डाला मैंने? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक वो भी करेंगे, लेकिन वो करने से पहले आपको ये करना पड़ेगा। अभी तक आप ये मान के चलिए आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में कुछ नहीं पता, बस थोड़ा सा एक बेसिक सा आइडिया है, अदरवाइज आपको जानकारी नहीं है। और कोई पूछे तो थोड़ा अवॉइड ही करें कि भाई ये नहीं पता, अभी हमने सर से पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये मान के चल। अभी आप पढ़िएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है इफेक्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड बाई the movement of electrons within the organic molecule। ऐसे इफेक्ट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण पैदा होते हैं उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। बेटा आज मेरा आईपैड फिर से डिस्चार्ज हो रहा है, तो आज के लिए हम यहाँ पे रोक दें। कोई किसी को कुछ तकलीफ? नहीं सर, कोई सर तकलीफ नहीं। चलेगा सर। बच्चों मुझे माफ करना, ठीक है ना, मुझे क्लास को बीच में रोकना पड़ रहा है, ठीक है। और सर डाउट नो प्रॉब्लम।